सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम अपने हिंदी व्याकरण पार्ट 2 वर्ण विचार सेशन 2, इसके पहले हम जो है सेशन 1 जो है देखे समझे जाने। अब जो है सेशन 2 के बारे में हम समझेंगे। सत्र पहला पुनरावृत्ति, हम पहले सत्र में हमने क्या क्या पढ़ा है उसका जो है रिवीजन कर लेंगे। हमने अब तक ये जाना कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है या ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों को क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर उसको क्रमबद्ध सीरियल वाइज जो है वर्णों को लिख दिया जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। ये पूरे जो है वर्णमाला की संख्या कितनी है? 52। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितना है? 11 है। अयोग वाक का संख्या 2 है। क वर्ग का च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनकी संख्या जो है 27 है। इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसका य र ल व अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या 4 है। श श स ह, इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, इनकी संख्या 4 है। छ त्र ज्ञ और श्र, इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, इनकी संख्या 4 है। तो बच्चों, मैंने आपको पहले बताया है वर्णमाला में कुल 52 अर्थात 52 वर्ण होते हैं। अब चलिए वर्ण के भेद। वर्ण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। इसको जो 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा मुख के किसी भी भाग से बिना टकराए अबाध गति से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जब हम स्वर के किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं उस समय निकलने वाली हवा अपने मुख में किसी जगह में कहीं भी जो है वो स्पर्श नहीं करती है तो उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री इत्यादि। स्वर के भेद, मुख्यतः स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में हमने ये जाना कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगे वो ह्रस्व स्वर आता है। जैसे अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व से दुगना हमें समय लगता है उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इनकी संख्या 7 है, इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। लास्ट हमारा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमें 3 गुना दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है वो प्लुत स्वर आता है। जैसे ओ। अब चलिए, हमने जो है पुनरावृत्ति कर ली है, रिवीजन कर ली है। अब तक हमने पहले सत्र में, पहले सेशन में ये देखा। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे सत्र में। दूसरे सत्र में हमारा व्यंजन, हमने पहले ये जाना कि जो है वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्वर व्यंजन और अयोगवा। तो स्वर हमने पहले सत्र में देखा। अब दूसरे सत्र में देखेंगे व्यंजन। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से, जैसे हमने उच्चारण किया क में हमें पीछे क्या मिला? अ, मतलब क में अ जुड़ा हुआ है। अ क्या है? स्वर है। मतलब व्यंजन को बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनके उच्चारण में मुख की हवा रुकावट के साथ बाहर आती है। जब हम क बोलते हैं तो क बोलने के लिए हवा बीच बीच में रुकता है, कहीं दबाव पड़ता है, जिसके कारण ये सारे व्यंजन, सारे जो वर्ण है ये व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और बोलते समय मुख से निकलने वाली वायु मुख के अलग अलग भागों को टकराकर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हम व्यंजन के किसी वर्ण को जब हम बोलते हैं तो मुख के किसी न किसी भाग को टकराकर बाहर निकलती है, उसकी जानकारी हम आगे लेंगे। स्वरों की सहायता बिना व्यंजन उच्चारण नहीं किया जा सकता। व्यंजनों के उच्चारण में हवा दांत, जीभ, कंठ, तालु आदि से टकराकर बाहर निकलती है। बच्चे यहाँ पर देखिए, स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो 27 व्यंजन संख्या जो 27 थी, ये जो है हमारा व्यंजन है। तो ये सारा चीज जो है मुख से टकराकर निकलती है। जैसे हम कहते हैं क मतलब कंठ से, ये कंठ से निकल रहा है क। आप सभी जो अपने कंठ पर जो है हाथ रखिए और बोलिए क। तो यहाँ पर आपको वाइब्रेट हो रहा है क, ख,
ग, घ, अंग। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, तो इसे कंठव्य कहते हैं। दूसरा च वर्ग, जब च बोलेंगे च तो हमारा जीभ जो है पीछे जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं मुर्दा। सॉरी तालु कहते हैं। च, छ, ज, ज, य। अब कहेंगे, अब जो है हमारा है ट वर्ग, तो ट वर्ग को जीभ और पीछे मुर्दा की तरफ जाता है। ट, ठ, ड, ड, अड़। अब ये जो है त वर्ग में जो है हमारा जीभ जो है दांत को टच करता है। त, थ, द, ध, न। और लास्ट हमारा प वर्ग बोलते समय हमारा जो हमारे ओठ होते हैं, जो हमारे लिप्स होते हैं, वो आपस में जो है मिलते हैं, तब ये जो है ये प वर्ग का उच्चारण होता है। इसे ओष्ठ कहते हैं। प, फ, ब, ब, म। तो इसलिए जो है ये सारी हवा कहीं ना कहीं, या जीभ जो है हमारा कहीं ना कहीं टच करके इन वर्णों का उच्चारण कर रहा है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया कि क वर्ग कंठ से निकलता है, कंठ का स्पर्श हो रहा है। च वर्ग में जो है तालु का स्पर्श हो रहा है। ट वर्ग मुर्दा का स्पर्श हो रहा है। त वर्ग में जो है आपके दांत को टच हो रहा है, और प वर्ग में आपके जो है ओठ को टच हो रहा है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद है अंतर्श व्यंजन। अंतर्श व्यंजन मतलब आपके अंदर से, जब आप इन व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो आप जो है अंदर या पेट पर आप हाथ रखकर जो है इनका उच्चारण करो तो आपको भली भांति पता चल जाएगा इसको अंतर्श व्यंजन क्यों कहते हैं। य बोलते ही आपका पेट जो है अंदर की ओर खींचा जा रहा है, राइट। य, र, ल, व, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मतलब श, श, स और ह, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय हमारे जीव ऐसा जो है मुड़ाव लेता है। मुड़ाव लेने के बाद जो हवा होती है, जो हम उच्चारण कर जो हवा को हम बाहर छोड़ते हैं, वो काफ़ी दबाव से बाहर आता है, वो गर्म होता है। उसमें मतलब होता है गर्म, तो गर्म हवा निकलती है, इसके कारण जो है उसमें व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, स, ह। तो इनका उच्चारण करते समय हम हवा को क्या करते हैं, दबाते हैं, दबाकर फिर उसको उच्चारण में लाते हैं, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। चलिए इसका हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब व्यंजनों का उच्चारण, स्पर्श व्यंजन का, जब व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु जीवा द्वारा मुख्य अलग अलग उच्चारण स्थानों कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तो उसे व्यंजन कहते हैं। जो क से म तक स्पर्श व्यंजन है, इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया है। तो हमने जो है इसको यहाँ पर इसकी जानकारी प्राप्त की। उसके बाद अंतर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की गति अंत होती है, अंत मतलब अंदर से, तथा जो स्वर तथा व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं, उन्हें अंतर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व, और इन्हें कोमल व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि अंदर से निकलता है। आपके पेट पे आप अपने हाथ रखकर इसका प्रयोग भी किया है, य, र, ल, व, तो इसलिए इसको अंतर्श व्यंजन भी कहा जाता है। लास्ट में ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गर्म। जो व्यंजन उच्चारण के समय मुख से गर्म श्वास के साथ निकलते हैं, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, श, श, स, ह, इसलिए इसको ऊष्म, क्योंकि इसमें जो है अपने जीभ को दबा करके गर्म हवा जो है बाहर छोड़ते हैं, तब जाकर इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब बच्चे यहाँ पर आपको जो है किस तरह उच्चारण होता है उसका जो है एक प्रारूप यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे क वर्ग कंठ से निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर दंतोष्ठी प, व और फ दंतोष्ठी निकल रहा है। ओष्ठ में प वर्ग मैंने आपको बताया। मूर्धन में ट वर्ग और ड, ढ, श भी जो है मूर्धन की सहायता लेकर निकलता है। त वर्ग दंत से, आपको मैंने बताया दांत को टच होता है। उसका वर्चस्व च वर्ग और यश, यहाँ से जो है जीवा टच करती तब जाकर इसका उच्चारण होता है। तालव्य मतलब च वर्ग, ये आपके तालु मतलब दांत के ऊपरी भाग को टच करके इसका उच्चारण होता है। आशा करता ये प्रारूप जो है देख करके आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है भेद है अयोगवा। अयोगवा की हम जानकारी लेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त 3 और ध्वनियाँ हैं। इनके अलावा 3 और ध्वनियाँ हैं, वो कौन कौन से है? पहला है अनुस्वार अंग,
अह विसर्ग और अन चंद्र बिंदु। तो ये चंद्र बिंदु आपको जो है चंद्र बिंदु यहाँ पर बताया गया। इसकी जो है 3 अलग जो है ध्वनियाँ हैं। इन तीनों ध्वनियाँ न स्वर न व्यंजन न ये स्वर में आते हैं न व्यंजन आते। आखिर क्या कारण है दोनों जो है स्वर व्यंजन में नहीं आते? पहला कारण है इनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जब हम इनका जो है सहायता, जब हम ये उच्चारण करते हैं तब हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अतः स्वतंत्र रूप से उच्चारण न किए जा सकने के कारण इन्हें स्वर नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जैसे हम ये अंग है तो यहाँ पर न का उच्चारण होता है, अह में यहाँ पर ह का उच्चारण मिलता है और यहाँ पर भी जो है न का कुछ उच्चारण मिलता है। इसलिए यहाँ पर स्वर और व्यंजन में दोनों, न ही स्वर है और न ही व्यंजन, इसलिए दोनों से इनको जो है अलग कर दिया गया है। व्यंजन में स्वर अंत में जुड़ते हैं, जैसे हमने क कहा, क के अंत में व्यंजन जुड़ता है, लेकिन इनमें प्रारंभ में जुड़ते हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन में भी नहीं सकते। लेकिन जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो प्रयोग में इनका जो है उच्चारण पहले आता है। जैसे हमने कहा बंदर, तो बंदर में जो है आपका अनुस्वार का प्रयोग हुआ, तो ब फिर जो है जो डॉट था वहां पर जो आधा ना ड और र, मतलब ये जो है आपके व्यंजन के पहले भी इसका प्रयोग हो रहा है, प्रारंभ में हो रहा है, इसलिए इसको व्यंजन के जो है व्यंजन में भी जो है इसको नहीं जोड़ा गया। न ये स्वर में आते हैं न व्यंजन में आते हैं, इसलिए इसको अयोगवा कहा गया है। स्वर तथा व्यंजन दोनों में से न होने पर भी यह अर्थ का वहन तो करते ही हैं, अतः इन्हें अयोग। अर्थ का वहन मतलब इनका भी जो अर्थ है, इनका भी महत्व है, इनका भी इम्पोर्टेंट है और हमारे जो है कई शब्दों में इनका प्रयोग होता है, इसलिए हम इनको अलग नहीं कर सकते। इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं और इनका जो है हम इनका जो शब्दों में इनका उपयोग करते रहते हैं। अनुस्वार, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार में केवल जो है जब अनुस्वार शब्दों का हम उच्चारण करते हैं, इसमें सिर्फ श्वास जो है आपके नाक से निकलती है, इसलिए जो है इसको अनुस्वार कहते हैं। यह अपने प्रथम वर्ण पर बिंदी रूप में आता है। इसका उच्चारण 5 वर्ण के अंत अक्षर के समान होता है, जैसे संजय, संबोधन और आदि। ये जो आपका अनुस्वार है, ये आपका अनुस्वार वर्ण के 5वें वर्ण में आता है, वर्ग के जो है 5वें वर्ण में आता है। ये 5वें वर्ण क्या है, इसकी भी जो है आपको जानकारी रखनी है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर क पहला, ख दूसरा, तीसरा ग, चौथा ग, यहाँ पर अंग, ये अंग का है 5वां वर्ण है। च का 5वां वर्ण य है, ट का 5वां वर्ण अ है, त का 5वां वर्ण न है और प का 5वां वर्ग जो है म है। तो ये 5वां वर्ग में ही जो है ये परिवर्तित होता है। जैसे यहाँ पर संजय, यहाँ पर ज है, ज का 5वां क्या है इया, तो यहाँ पर इया का आपका उच्चारण होगा संजय, न की यहाँ पर न लगेगा। संबोधन, यहाँ पर ब है, तो ब में ये जो डॉट है ये अनुस्वार है, यहाँ पर म का काम करेगा, ठीक है। जैसे बंदर, तो बंदर, दर है, द है, तो द प फ ब द, त थ द ध न, तो यहाँ पर न, तो वहाँ पर न का जो है प्रयोग होगा। मतलब जिस शब्द के बीच में अनुस्वार रहेगा तो उसका जो है 5वां वर्ण ही वहाँ पर 5वां वर्ग ही पांचवा जो है वर्ग रहेगा, उसका 5वां वर्ण 5वां वर्ग दोनों सेम है, तो 5वां वर्ग ही जो है वहाँ पर उसका प्रयोग होगा। अनुनासिक, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है वे अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक शब्दों का प्रयोग करते समय हमारे जो श्वास होते हैं, जो हवा होते हैं, वो नाक से भी निकलते हैं और मुंह से भी बाहर निकलते हैं, तो वो अनुनासिक में प्रयोग होता है। इसका एक सिंपल सा प्रयोग है। जो अनुनासिक शब्द होते हैं उनका उच्चारण करते समय आपकी नाक की जो भौएं होती हैं वो ऊंचा उठ जाती है। आप अपने जो है दाहिने नाक के भौएं पर जो अगला भाग है वहाँ पर हाथ रखें और हाथ रखने के बाद आप जो है अनुनासिक जो है शब्दों का उच्चारण करें तो आपकी भौएं अगर ऊपर हो रही है तो आप पहचान सकते हो कि ये अनुनासिक शब्द है। चलो हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे चांद, देखिए जो है भौएं ओपन हो रही है। मुंह, आपकी नाक के अगली भाग जो है ऊपर हो रही है। इन ध्वनियों के लिए चंद्र बिंदु प्रयुक्त होता है। यह अनुस्वार की अपेक्षा कोमल होती है, जैसे हंस, चांद आदि। विसर्ग,
तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए जो है इसका तीसरा भेद विसर्ग। इनमें वर्णों के आगे दो बिंदियां, विसर्ग में जो है दो बिंदियां लगती है, लगाई जाती है, इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातःकाल, नमः आदि। बच्चों इसका इस्तेमाल ज़्यादा का जो संस्कृत वर्ड होते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। जैसे प्रातःकाल संस्कृत वर्ड है, नमः जो है संस्कृत वर्ड है, तो ज़्यादातर ये जो डॉट है, दो डॉट है, इसका उच्चारण ह होता है। और ये संस्कृत के जो शब्द होते हैं वहाँ पर ही जो है ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद बच्चे हम देखेंगे श्वास प्राण वायु की मात्रा के आधार पर वर्णभेद। अब यहाँ पर श्वास के अनुसार किस तरह व्यंजन में जो है कम समय लगता है और ज़्यादा समय लगता है, उसके अनुसार जो है अल्प प्राण और महाप्राण में जो है इसको बांटा गया है। पहला अल्प प्राण, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती, जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें कम समय लगता है, उसको अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क वर्ग में क ग अंग, च वर्ग में च ज य, ट वर्ग में ट ड अड़, त वर्ग में त द न, प वर्ग में प ब म तथा अंग य र ल व। ये इनका उच्चारण करते समय हमें कम समय लगता है, वायु कम बाहर जाती है, इसलिए इसको अल्प प्राण कहते हैं। इसके बाद महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में निकलती है, इनका उच्चारण करते समय हवा अत्यधिक जो है हमारे मुख से निकलती है, इसलिए इसको महाप्राण कहते हैं। जैसे ख घ छ, आप भी बोलेंगे छ ट ड थ ध फ ब भ ढ श श स और ह। इसमें जो है अधिक मात्रा में जो है हवा बाहर जा रही है, इसलिए इसको महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण कम हवा निकले और महाप्राण मतलब अधिक मात्रा में हवा बाहर निकले। आशा करता हूँ आपको अल्प प्राण और महाप्राण समझ में आ गए होंगे। उसके बाद चलेंगे संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या में 4 है। अभी 4 जो है मैंने आपको पहले शब्द बताया है, यहाँ पर भी दोबारा मैं आपको बता देता हूँ मैं। जैसे श त्र ज्ञ और श्र। श्र जो है ये क और श से मिलकर बनता है, क श अ, ते बना ये श। त्र में त र अ, फिर त्र। ज्ञ में ज इ और अ, ज्ञ। श र य श्र। जैसे बच्चों मैंने आपको पहले बताया है कि व्यंजन में सभी वर्णों के पीछे जो है, सभी वर्णों के पीछे आपको अ स्वर मिलेगा, कि व्यंजन स्वर सहित होता है न कि स्वर रहित होता है। और संयुक्त व्यंजन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो व्यंजन से मिलकर बनते हैं। ये इसको संयुक्ताक्षर कहा जाता है, संयुक्ताक्षर। ठीक है, जैसे इसका आपको जो है एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, रक्षक, भक्षक, शोभ और शय। त्र से पत्रिका, त्राण, सर्वत्र, त्रिकोण। ज्ञ से सर्वज्ञ, ज्ञाता, विज्ञान और विज्ञापन। श से श्रीमती, श्रम, परिश्रम और श्रवण। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। पहला व्यंजन जो है स्वर रहित होता है, इसमें स्वर नहीं होते। यहाँ पर जो है क दिया गया है, कर में जो है स्वर रहित है और दूसरा आपका स्वर सहित है, यहाँ पर अ मिला है, तब जाकर वो जो है संयुक्त व्यंजन कहलाता है। उसके हम देखेंगे द्वितीय व्यंजन। जब एक व्यंजन का अपने समरूप, सम मतलब बराबर, समान व्यंजन से मेल होता है, तब वह द्वितीय व्यंजन कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक क, दो क, दोनों मिलकर एक आधा का पूरा का बन गए। यहाँ पर एक च, दूसरा च, ये च आधा है, तो यहाँ पर जो है आधा च पूरा च। यहाँ पर आधा म, यहाँ पर हालत नहीं दिख रहा है आपको, तो आधा म पूरा म। ठीक है, तो आधा म पूरा म हो गया। यहाँ पर त पर हलंत और फिर त, फिर आधा त, फिर पूरा त। तब ये दो, क्योंकि यहाँ पर क है, यहाँ पर च है, या म है, यहाँ त है, इसलिए दोनों सेम है, इसलिए इसको द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। इसे आधा क से जो है हमारा शब्द बना पक्का, दो आधा, एक आधा च पूरा च से बना कच्चा, आधा म पूरा म से बना चम्मच, आधा त और पूरा त से बना पत्ता। द्वितीय व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। पहले व्यंजन हमने देखा कि ये जो आधा है ये आपका स्वर रहित, कि हमने आपको पहले बताया, जिसमें हलंत लग जाता है। हलंत लगने के बाद वो आधा मतलब वो वर्ण हो जाता है। और वर्ण की अपनी परिभाषा है
कि जिसके और टुकड़े ना हो। अब ये च के और टुकड़े नहीं, क्योंकि च यहाँ पर क्या हो रहा है, स्वयं आधा हो गया। अब इसको हम और आधा नहीं कर सकते, इसलिए वह स्वर, ये क्या हो गया, स्वर रहित हो गया है। और यहाँ च में अ है, ये पूरा है, तो यही बातें आपको यहाँ समझाई गई है। यहाँ पर स्वर रहित है और दूसरे में स्वव्यंजन स्वर सहित है। ठीक है। अब यहाँ पर संयुक्ताक्षर है। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे यहाँ पर क जो है स्वर रहित है, क्योंकि यहाँ पर आधा क है, और यहाँ पर त ये दूसरा व्यंजन है। द्वित व्यंजन में दोनों सेम था, यहाँ पर आधा च पूरा च है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक व्यंजन अलग है और दूसरा व्यंजन भी अलग है, इसलिए इसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। क हलंत प्लस त, क और त हो गया। इसको फिर शब्दों में प्रयोग किया गया है संयुक्त। वैसे आधा स हलंत जमा थ सथ, यहाँ पर स्थान, स हलंत प्लस व स्व स्वाद, द हलंत प्लस दद दद, यहाँ पर शुद्ध। तो इस तरह जो है इसका वाक्यों में, शब्दों में इसका जो है प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखो स्वस्थ, यहाँ पर दोनों आधा आधा है, ये दोनों जो है आपके संयुक्ताक्षर स्व और व संयुक्ताक्षर स और थ दोनों संयुक्ताक्षर ही है। और विद्यालय में आधा द और ये है, ये भी आपका संयुक्ताक्षर है। जब दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बनाते, यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बनाते हैं, या कोई नया व्यंजन नहीं बनाते हैं, बल्कि इन व्यंजनों के द्वारा जो है एक नए शब्द का निर्माण होता है। उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ। बच्चों, हमें जो है कुछ उच्चारण संबंधी जो गलतियाँ होती रहती है, उसके सुधार के लिए जो है हम इस चीज़ की जो है इसकी जानकारी लेंगे। शुद्ध उच्चारण ही शुद्ध लेखन की नींव है। अगर आपको शुद्ध उच्चारण करना है तभी आप शुद्ध लेखन लिख पाओगे। जब तक आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाओगे तब तक आप शुद्ध लेखन नहीं लिख सकते। जैसे आप अपने घर में जो है मेरे को तेरे को का जो है प्रयोग करते हो, ये जो है भाषा का शुद्ध रूप नहीं है, तो आप वही जो है अगर लेखन रूप में लाओगे तो वो अशुद्ध माना जाएगा, गलत माना जाएगा। हिंदी भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, लेकिन वो शुद्ध रूप होना चाहिए, अशुद्ध रूप नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि उच्चारण गलत होगा तो लेखन में भी अशुद्धि भी स्वाभाविक है। नीचे कुछ सामान्य अशुद्धियाँ दी जा रही है, विद्यार्थी उन्हें ध्यानपूर्वक देखें तथा उनका शुद्ध रूप सीखें। तो नीचे कुछ अशुद्धियाँ दी गई है, उन्हें उनका हम शुद्ध रूप जो है जानेंगे। अब यहाँ पर क्या है, हर्ष के स्थान पर दीर्घ तथा दीर्घ के स्थान पर हर्ष वाले जो है हमने गलतियाँ करते हैं, अशुद्धियाँ करते हैं, उस चीज़ की जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। जैसे अशुद्ध में क्या है, अत्यधिक, लेकिन सही उच्चारण क्या है, अत्यधिक। साप्ताहिक, साप्ताहिक। आहार, आहार। आधीन, अधीन। अगामी, आगामी। नाराज, नाराज। तो ये जो है कुछ अशुद्धियां हैं और इसके कुछ शुद्ध रूप हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या जाना और अब तक हमने वर्ड में क्या क्या सीखा, उनका जो है सामरिक तौर पे या मुख्य बातें के रूप में हम जानकारी लेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतज व्यंजन, उष्म व्यंजन। अंग, अह और अंग ये अयोगवाह कहलाते हैं। वर्णों का उच्चारण मुख के जिन भाग से होता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो वर्णों का उच्चारण जहाँ से होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, तो उसका उच्चारण वहीं से होता है। तो अब तक हमने जो पढ़ा उसका जो है मुख्य बातें हमने यहाँ पर प्रस्तुत कर लिया। आशा करता हूँ कि आपको जो है ये सभी चीज़, ये वर्ण की जो है आपको व्यंजन और अयोगवाह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और इसके पहले आपका जो है स्वर था वो भी जो है आपको अच्छी तरह देख करके समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, जो है अब आपका गृह कार्य होमवर्क, आपके जो होमवर्क में आपको जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है मैं दोहरा देता हूँ मैं।
अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5 नए शब्द बना के लिखिए। आपको जो है अनुस्वार जो दिया गया है, एक जो है आपको डॉट दिया गया है, अनुनासिक चंद्र बिंदु, इन दोनों अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करते हुए आपको जो है 5 जो है आपके अनुस्वार के, 5 अनुनासिक के, आपको जो है 5 जो है नए शब्द बनाने हैं। ये आपका होमवर्क है बच्चे। अब बच्चों जो है अभी के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में जो है नए टॉपिक के साथ, नए पाठ के साथ हम दोबारा प्रस्तुत होंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।